इमेजिन कीजिए 18,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। जख्मी जवानों को दर्द निवारक दवा देने से पहले उसकी जमी हुई वायल्स को गर्म पानी में पिघलाना पड़ता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि वहां जिंदगियां बचाने की एक बहुत ही कठिन और हैरान कर देने वाली सच्चाई है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां सेना के जवान सिर्फ हथियार नहीं उठाते बल्कि जिंदगियां भी बचाते हैं। आज हम इंडियन आर्मी मेडिकल कोर के उस अद्भुत सफर को समझेंगे जहां एक सैनिक और एक रक्षक दोनों का फर्ज एक साथ निभाया जाता है। इस सफर में हम मुख्य रूप से इन 5 बातों पर फोकस करेंगे: चरम स्थितियों में उपचार, मेडिकल कोर का इतिहास, आज का आधुनिक एएफएमएस स्ट्रक्चर, उनके ग्लोबल रिलीफ मिशंस और आखिर में सैन्य डॉक्टर बनने का सफर। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी चरम स्थितियों में उपचार और सियाचिन की सच्चाई। दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की गोलियों से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा वहां का मौसम होता है। सोच कर देखिए, -50 डिग्री सेल्सियस। ये इतनी ज्यादा ठंड है कि अगर आपने किसी धातु या मेटल को नंगे हाथ से छू लिया तो आपकी चमड़ी वहीं चिपक कर उखड़ सकती है। यहाँ तक कि पानी उबालने के लिए भी प्रेशर कुकर चाहिए होता है। और इन्हीं असंभव और कठोर स्थितियों के बीच हमारे आर्मी डॉक्टर्स लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और इस ऊंचाई पर ना सेना को सबसे बड़ा खतरा कुछ बेहद जानलेवा बीमारियों से होता है, जैसे फ्रॉस्टबाइट, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा यानी फेफड़ों में पानी भर जाना, सेरिब्रल एडीमा जिसमें दिमाग में सूजन आ जाती है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज को हमेशा चौकन्ना रहकर लगातार इन खतरों की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज करना पड़ता है। लेकिन इनकी ड्यूटी सिर्फ बीमारियों से लड़ने तक ही सीमित नहीं है। कैप्टन अंशुमन सिंह की ये कहानी सुनिए। ये एक ऐसे युवा मिलिट्री डॉक्टर थे जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर की एक पोस्ट पर आग लगने के दौरान अपने बेहोश साथियों को आग से निकालते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये बलिदान अपने आप में एक मिसाल है कि ये डॉक्टर्स अपने साथियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मेडिकल कोर की उत्पत्ति और उनकी वीरता की विरासत। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी निष्ठा और हिम्मत आखिर शुरू कहां से होती है। तो चलिए इनके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये सफर शुरू हुआ था 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल मेडिकल सर्विस से। फिर 1881 में ये आर्मी हॉस्पिटल नेटिव कोर बनी। 1943 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब इंडियन आर्मी मेडिकल कोर का गठन हुआ और आखिरकार आज़ादी के बाद 1950 में इसे आर्मी मेडिकल कोर का नाम दिया गया। अब जरा कॉर्प्स के इस आधुनिक क्रेस्ट पर गौर कीजिए। ये क्रेस्ट उस एकजुटता को दर्शाता है जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान अलग अलग मेडिकल विभागों को मिलाकर पैदा हुई थी। ये सिर्फ एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, बल्कि सालों की शौर्य गाथा का एक जिंदा सबूत है। और सबसे खास बात है, इस क्रेस्ट पर लिखा इनका आदर्श वाक्य, सर्वे संतु निरामया। इस संस्कृत श्लोक का अर्थ है, सभी रोग और विकलांगता से मुक्त हों। कोर्स जो कुछ भी करती है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या शांति का वक्त, यही एक लाइन उनका मार्गदर्शन करती है। तीसरा हिस्सा है आधुनिक एएफएमएस संरचना। इतिहास की इन बातों से आगे बढ़कर अब हम उस विशाल ढांचे को देखते हैं जो आज इन डॉक्टर्स को इतनी मजबूती से सपोर्ट करता है। इस नेटवर्क का स्केल सच में हैरान करने वाला है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज लगभग 63 लाख सर्विंग पर्सनल और उनके परिवारों की सेहत का ख्याल रखती है, और इसके लिए 133 मिलिट्री हॉस्पिटल्स और 90 फील्ड हॉस्पिटल्स का एक विशाल नेटवर्क दिन रात एक साथ काम करता है। एक तरह से समझ लीजिए कि ये पूरी सेना को फिट रखने की रीढ़ की हड्डी है। इस बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल्स को अलग अलग क्षमता के अनुसार बांटा गया है। 10 से 24 बेड वाले छोटे सेक्शनल हॉस्पिटल से लेकर बड़े जोनल और कमांड हॉस्पिटल्स तक हर लेवल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बिना किसी देरी के इलाज मिल सके। और कमांड लेवल आते आते तो हर तरह के सुपर स्पेशलिस्ट की पूरी टीम यहां तैयार मिलती है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, वैश्विक राहत मिशन, यानी युद्ध के मैदान से परे इनका काम। ये सैन्य ढांचा सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में आने वाली आपदाओं के समय भी ये लोग सबसे पहले आगे आते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जिसकी फुर्ती हमने टर्की भूकंप के ऑपरेशन दोस्त में देखी थी। देखिए क्या हुआ था। आर्मी हेडक्वार्टर्स से आदेश मिला और सेना सिर्फ 6 घंटे के अंदर पूरी तरह मोबिलाइज हो गई।
C-17 एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट होकर वहां जमीन पर उतरने के सिर्फ 4 घंटे के अंदर इन्होंने एक 30 बेड का पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। हथियारबंद फौज से जिंदगियां बचाने वाली फौज में बदलने की ये रफ्तार बिल्कुल बेमिसाल है। और इनके इस ग्लोबल इम्पैक्ट को इन शब्दों से बेहतर और क्या समझा सकता है। डॉक्टर अरूप बासु ने अफगानिस्तान में अपनी डिप्लॉयमेंट के वक्त जो इज्जत कमाई वो इन पंक्तियों में साफ झलकती है। वहां के लोगों ने कहा था, अगर अल्लाह के बाद किसी का नाम लिया जाना चाहिए तो वो हिंदुस्तानी का है। ये दिखाता है कि हमारे मिलिट्री डॉक्टर्स ने पूरी दुनिया में किस हद तक भरोसा और सम्मान कमाया है। और अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 250। कारगिल युद्ध के दौरान उस फील्ड हॉस्पिटल में डॉक्टर बसु एक लौते सर्जन थे और उन्होंने महज कुछ ही महीनों में 250 सर्जरीज परफॉर्म की। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे अकेले डॉक्टर्स के जज्बे और उनके हीरोइज्म की कितनी बड़ी भूमिका होती है। आखिर में हमारा 5वां हिस्सा, सैन्य डॉक्टर बनना। इन कठिनाइयों और सम्मान को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस लेगेसी का हिस्सा बना कैसे जा सकता है। तो देखिए, सेना में शामिल होने के 2 मुख्य रास्ते होते हैं, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर किसी को 20 साल या उससे ज्यादा का एक पूरा करियर चाहिए तो वो परमानेंट कमीशन चुनता है, जिसके लिए उम्र 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो 5 से 10 साल का समय देना चाहते हैं। इसमें उम्र सीमा 45 साल और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 45 साल तक होती है। सेना दोनों ही तरह की प्रतिभाओं का खुले दिल से स्वागत करती है। और हां, देश की सेवा के इस सम्मान के साथ साथ कई आर्थिक फायदे भी मिलते हैं। 51,300 रुपए की शुरुआती बेसिक सैलरी होती है, साथ में मिलिट्री सर्विस पे, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस और सेना द्वारा स्पॉन्सर की जाने वाली पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशंस। आगे चलकर पेंशन और ग्रेचुटी के लाभ तो हैं ही। ये सब इसलिए है ताकि सेना उन लोगों का बेहतरीन ख्याल रख सके जो दिन रात देश की रक्षा करने वालों की रक्षा करते हैं। एक हीलर की शपथ और एक सैनिक का कर्तव्य, इन दोनों को एक साथ निभाना सच में आसान नहीं है। इसके लिए चरम स्थितियों में आत्म बलिदान की जरूरत होती है। इन लाइफ सेवर्स की निष्ठा को हमारा सलाम है। लेकिन सवाल अभी भी यही रह जाता है कि देश की इस पुकार को सुनकर इस लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला अगला रक्षक कौन होगा।